आज हम बात करेंगे दिल में होने वाली बीमारी की। दरअसल खराब दिनचर्या और गलत खान पान के चलते हर कोई बीमार हो रहा है। इंसान को पता भी नहीं चल पाता कि कब और कैसे वो हृदय रोग की चपेट में आ गया, वो बीमारी की चपेट में आ जाता है। और जब उसे पता चलता है कि उसे दिल की बीमारी है, तब तक देर हो चुकी होती है। जी हाँ, दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों को तब पता चलता है कि वो हृदय रोग विकसित कर चुके हैं, जब तक उन पर इसका हमला हो चुका होता है। लेकिन कुछ चेतावनी के संकेत हैं जो हृदय रोग का संकेत दे सकते हैं, और अगर इसका जल्दी इलाज किया जाए तो स्थिति को गंभीर होने से रोकने में मदद मिल सकती है। हालांकि हृदय रोग के लक्षण हर व्यक्ति में समान नहीं हो सकते, लेकिन लक्षणों का एक सेट कई लोगों में आम है जो हृदय रोग से पीड़ित है। जैसे कि किसी स्वास्थ्य समस्या को उसके प्रारंभिक चरण में पहचानना और जल्द से जल्द इलाज कराना हमेशा बेहतर होता है। हृदय रोग के चेतावनी संकेतों को जानें और जितनी जल्दी हो सके उचित कार्य करें। हृदय रोग की चेतावनी संकेतों में शामिल हैं। और दिल से जुड़े रोगों पर आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुब्रतो मंडल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक दिल को लेकर है, तो तमाम सवाल दिल को लेकर ही होंगे। सर, आजकल जो मीडिया में देखा जा रहा है कि अचानक स्वस्थ व्यक्ति हो, वो जिम करते हुए या फिर डांस करते हुए अचानक से उसे अटैक आ जाता है, और कई बार तो यह भी होता है कि मरीज को हॉस्पिटल ले जाने का भी वक्त नहीं मिलता और उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा कि जितने सारे लोगों को हमने सुना है या वीडियो में देखा है व्हाट्सएप में कि अचानक वो जिम करते हुए या खेलते हुए या कभी कभी दौड़ते हुए डांस करते हुए डेथ हो जाता है, इन सब में कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्लॉकेज जरूर होती है। अब ब्लॉकेज में और हार्ट अटैक आने में दोनों में अंतर होता है। जैसे देखा गया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत सारे ब्लॉकेज है, 90%, 80% और 100% ब्लॉकेज है, फिर भी उनको कभी अटैक नहीं आता। तो अटैक आने का मतलब होता है कि वो जो ब्लॉकेज है वो अचानक फूट जाना। तो फूटने के कारण अलग है, ब्लॉकेज के कारण अलग है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब किसी को अटैक के कारण अचानक आ रहा है, मतलब उसके अचानक जो अंदर की जो ब्लॉकेज है वो कोई भी परसेंटेज हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा है जिसकी एंजियोग्राफी की और उनके ब्लॉकेज सिर्फ 10% है या 20% है, उसे भी हार्ट अटैक आ सकता है जो 100% ब्लॉकेज इमीडिएटली कर देता है। सो ब्लॉकेज इज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी कारण से आगे चल के अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। तो ब्लॉकेज का परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉकेज होना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा जो हो रहा है डेफिनेटली ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और हमारे इंडिया में अगर मैं कंपैरिजन करूं वेस्टर्न सोसाइटी की, मतलब यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के साथ में, तो हमारे साथ में यंग लोग, यंग मतलब जिनको हम 40 साल के नीचे उन्हें युवा कहा जाता है एज ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 से 15 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपेक्षा हमारी इंडियन पॉपुलेशन में 10 से 15 साल पहले अटैक आ रहा है। ठीक है, मैं अगला सवाल करूं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों, अगर आप भी हमारे डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल या दिल से जुड़े हुए रोगों को लेकर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी अपना सवाल पूछें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको उसका उत्तर भी मिल सके। और हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुकी है, करिश्मा। करिश्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और सीधा आप हमारे डॉक्टर साहब से, सुब्रतो जी से सीधा सवाल पूछ सकती हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर से मेरा सवाल है कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ और मेरी एज 58 है। अक्सर होता है कि काम करते वक्त ऐसी अजीब सी घबराहट होती है और बीपी लो हो जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे अचानक बैठे बैठे बीपी लो होने का क्या कारण है? कहीं स्ट्रेस रहता है लेकिन बीपी ज़्यादा लो होने के कारण चक्कर आता है, इस हालत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपकी एज है 58, फीमेल है, वर्किंग वुमेन है। सो ऐसे समय पे कई सारे फैक्टर्स हमारे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे में हमारी जो फीमेल में यूजुअली महिलाओं में वो मेनोपॉज बोलते हैं, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई बार थायराइड की जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बीपी थोड़ा सा लोअर साइड में रहता है। बट इसे कम्प्लीटली एक इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आपकी शरीर के बाकी जो सिस्टम है, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर के ऊंचा या नीचा या डाउन होने की शिकायत तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने से पता चल पाएगा आपका मेन कारण क्या है जिसकी वजह से आपकी बीपी कम हो रही है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी चाहिए, ब्लड प्रेशर का कम होना कोई बीमारी नहीं है जब तक कि आपको किसी कोई तकलीफ ना हो।
आपकी अगर ब्लड प्रेशर 90 या 100 तक भी सिस्टोलिक रहे और आपको कोई तकलीफ नहीं है, तब तक आपको चिंता करने की बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप नॉर्मल चेकअप जरूर कराएं। तो बीपी कम होने की वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तकलीफ है, चक्कर आ रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं या फिर बेहोशी आ रही है, तो डेफिनेटली ये चिंता का विषय है, जिसके लिए आपको अपने चिकित्सक से या जो आपके डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो करिश्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपेक्षा करते हैं कि जो भी सलाह डॉक्टर साहब ने आपको दी है उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। एक और दर्शक संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सीधा सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। वो डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि मेरी मदर को कोलेस्ट्रॉल और बीपी और शुगर तीनों चीजें हैं, कभी कभी वो फ्लक्चुएट करता है, तो कंडीशन में क्या कराएं? नहीं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा आपने? जी, मेरा सवाल ये था सर कि मेरी मदर को तीनों चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, शुगर भी है, बीपी भी है। कभी कभी बीपी और शुगर जो है फ्लक्चुएट करता है, और कोलेस्ट्रॉल तो खैर कभी बाहर का हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, इशू होता है। तो वो फ्लक्चुएट वगैरह अगर जैसे करे तो क्या करना चाहिए? नहीं, फ्लक्चुएशन का मतलब समझे कि हमारे शरीर को जो इससे डिजाइन किया गया है, हम लोग एक एनिमल ग्रुप के अंदर आते हैं। मतलब क्या होता है, जो मूव करता है, जैसे कि शेर होता है, चीता होता है, उसी तरह से हम लोग मूव करते हैं। हमारे शरीर अलग अलग समय पर अलग अलग ब्लड प्रेशर रहता है। जब हम लोग रात को गहरी नींद पे होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर 80 सिस्टोलिक तक चला जाता है, 70 तक चला जाता है। हार्ट रेट, तो धड़कन जो नॉर्मली 72 या 72 प्रति मिनट होना चाहिए, वो जब गहरी नींद पे होते हैं तो 50 तक पहुंच जाता है। तो ये, और जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं, जैसे कि मैराथन में दौड़ रहे हैं, तब हमारी जो धड़कन है वो 180 तक पहुंच सकता है। तो हमारी रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये देखना कि जो फ्लक्चुएशन हमारे रेंज के अंदर है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर अगर रेंज के बाहर है, जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर, बैठे हैं और आपका ब्लड प्रेशर 150-90 है, तो ये गलत है। अगर आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग ट्रेडमिल में दौड़ते हैं या किसी, तब आपका बीपी अगर 150-90 होता तो दैट इज नॉर्मल। उसी प्रकार से अगर आप रात को सो रहे हैं और सोने के समय आपकी बीपी है मान लीजिए 90/60 या 100/70 और 100 और 70 है, तो चिंता की बात नहीं है। मगर सोते के समय पर अगर आपकी ब्लड प्रेशर 190 या 140 या 90 या कुछ ऐसा होता है तो उचित नहीं है। उसी प्रकार से धड़कन, हार्ट रेट, धड़कन, शुगर, ये सभी हमारे रेंज के अंदर होना चाहिए। शुगर की जो लेवल होती है वो 80 और 120 होना चाहिए नॉर्मली, नॉर्मल पैरामीटर। मतलब 80 मतलब खाली पेट और 120 मतलब खाने के बाद में। मगर इसकी रेंज भी होती है। अगर आपको मैक्सिमम मान के चलते, अगर खाना खाने खाली पेट अगर 100 तक भी हो तो भी अपन उसको नॉर्मल मान के चल सकते हैं। उसी प्रकार से शुगर का भी इसी प्रकार से रेंज होता है। तो हमारे रेंज के अंदर अगर 140 के अंदर रहता है, खाना खाने के बाद में अगर 140 मिलीग्राम % तक अगर शुगर रहती है तो उसी के हिसाब से हम नॉर्मल मान के चल सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो आपको अपने डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयों को एडजस्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, और हम बहुत जरूरी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि अचानक से किसी व्यक्ति को दौड़ते वक्त या कोई क्रियाकलाप करते वक्त या साउंड के पास कभी भी अटैक आ जाता है। तो क्या किसी को भी अटैक आ सकता है? इसका कोई क्राइटेरिया है या कोई एज लेवल है कि इस एज से इस एज के व्यक्ति को ही इस तरीके से हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर ये किसी को भी आ सकता है? इसका बहुत ही सिंपल आइडिया से समझे, इसके उम्र के साथ संबंध नहीं है। इसका संबंध हमारे ब्लॉकेज या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। कई बार हमारे पास मैं कई बार विवेकानंद जी को पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि उनकी 39 की एज में उनकी डेथ हो गई। तो उनका कारण क्या है? बहुत सारा उनका ये भी पता चला कि उनको डायबिटीज़ थी, उनके फादर को भी डायबिटीज़ थी। तो हमारे बहुत सारे महापुरुष या जो हमारे यंग जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसी प्रकार ऐसा नहीं कि ये एक नई बीमारी है। इस तरह की बीमारी पहले थी, चूंकि अब हमारे पास साधन बहुत अच्छा है कि हमेशा हम एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो हमें पता चल पाता है कि भाई किस कारण से क्या हो रहा है। अगर आपको उम्र कोई भी हो, अगर 18-20 साल के तक तो बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता है और उसके साथ में एडजस्ट हो जाता है। बट उसके बाद में अगर आपकी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अपने नॉर्मल से ज़्यादा है, डायबिटीज़ के लक्षण, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मान के चलते हैं कि HbA1c या शुगर लेवल 80 है और खाली पेट और खाना खाने के बाद में 140-150 है, तो हम उसे नॉर्मल मान के चलते। ऐसा जरूरी नहीं है। आपके शरीर में जो इंसुलिन लेवल है वो कितना लेवल है ये भी देखना जरूरी होता है। नॉर्मली ज़्यादातर फिजिशियन इस बात को समझते हैं या ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी बॉडी में इंसुलिन का क्या एक्टिविटी चल रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसके शरीर में
इंसुलिन की लेवल देखें तो पता चला कि 110, 150, 200 तक है। उसकी वजह से उसकी शुगर लेवल कंट्रोल है, मतलब ये नहीं कि नॉर्मल नहीं है, वो इतना सारा इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस करने की वजह से उसकी शुगर नॉर्मल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हार्मोनल ये हार्मोन बाकी दूसरे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति को ऐसा होता है तो उसके बाकी सब हार्मोन्स, कॉर्टिसोल हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये सब कैसे चल रहे हैं। इसी का इम्बेलेंस की वजह से ये कभी कोई जो थोड़ा 20 से 30% की जो ब्लॉकेज होती है वो फूट जाता है, और जिसकी वजह से अटैक आते हैं। तो ज़्यादातर जिन लोगों को ब्लॉकेज जो अटैक अचानक कुछ एक्टिविटी के साथ होते हैं, उस एक्टिविटी के समय हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स भी ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, वो जिसको कॉर्टिसोल हार्मोन या एंडोर्फिन हार्मोन या फिर इसको एड्रेनल हार्मोन कहा जाता है, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। मगर ये चीज़ जब अबनॉर्मल समय पर निकलती तो हमारे लिए हार्ट अटैक आने का कारण बन सकता है। तो हमें बाकी सब चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, शुगर, डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर और हार्मोनल जो पोजीशन हमारे बॉडी का है, स्टेटस है, उसे भी देखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस मामले पे हम बात कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे मामले हैं, और हो भी सकता है कि जो क्लिपिंग आजकल चल रही है सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है या मीडिया पर भी दिखाया जाता है, बहुत सारे ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो सामने नहीं आते। हो भी सकता है कि इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। अगला मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सीधा सवाल कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मैं रनिंग करता हूँ 3-4 किलोमीटर, और उसके बाद थोड़ा मुझे दिल पे मतलब हार्ट पे पेन होता है, तो इसकी क्या वजह है? ये मुझे चेकअप करवाना चाहिए। वेट कितने किलो के हैं आप? मैं हूँ 65। और आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 9 इंच। हाँ, मतलब इसके हिसाब से आपकी बॉडी के BMI बहुत अच्छी है। तो ये जो ज़्यादातर ऐसा देखा जाएगा, जैसे आपकी ये जो मस्कुलर पेन ही कहा जाएगा आपके पेन्स को, मतलब ये हार्ट से संबंधित नहीं है। 99% मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि ऐसा संभावना आपकी कम है। फिर भी हमें कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे ECG के साथ हमें पता चल पाता है कि आपकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। यूजुअली बाकी सब पैरामीटर्स को देखते हुए, बाकी पैरामीटर्स मतलब डायबिटीज़ तो नहीं है आपको, आपकी बाकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, और आपकी ब्लड प्रेशर कितनी है, ये सब चीज़ पैरामीटर को देखते हुए ये सब चीज़ करना चाहिए। मगर अदरवाइज़ बाकी स्पोर्ट्स के जो उनकी बॉडी थिन लीन है या दुबले पतले हैं और उनकी उम्र अगर 30 के कम है तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बट आपकी बॉडी अगर मोटा है, जैसे कि अगर हम कहें कि एक व्यक्ति है जैसे कि जिसकी महात्मा गांधी जैसा चेहरा इनका उनका देखें, और दूसरा व्यक्ति होता है जैसे विवेकानंद जी का, तो विवेकानंद जी का चेहरा जो है वो बड़ी गोल मटल साइज से और बॉडी बहुत ही थुलथला टाइप का है। तो ये जो बॉडी के लोग होते हैं उनके पास में शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से अगर दूसरे देखेंगे जो महात्मा गांधी जैसे, उनकी जो स्किन बहुत थिन होती है, उनके शरीर में स्किन की जो फैट की मात्रा बहुत कमी होती है, तो वो ये अच्छी शरीर माना जाता है कि लंबे समय के लिए ये ज़्यादा अच्छे से चल पाते हैं। तो आप अपने शरीर को देखें और साथ में पूरे एग्जामिन करें, उसके बाद पता चल पाएगा कि आपकी ये हार्ट से संबंधित है या नहीं है। तो राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपेक्षा करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं मैं। अचानक आने वाला हार्ट अटैक क्या कोई संकेत देता है? अमूमन देखा गया है, एक वीडियो में कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक महिला थी जो किसी शादी में डांस करते वक्त अचानक से गिरी, और बाद में पता चला कि उससे अटैक आया और फिर वो कभी खड़ी नहीं हुई। एक शख्स था जो जिम करते वक्त, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो जिम करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त बेहोश होकर नीचे गिरा, और बाद में पता चला कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया था, हार्ट अटैक आया था, और दोबारा वो कभी खड़ा नहीं हुआ। तो क्या ये जो अटैक आते हैं इसका कोई संकेत होता है, ताकि इससे पहले ही व्यक्ति को पता चल सके कि उसकी बॉडी के साथ क्या होने वाला है? इसका सिंपल आंसर ये है कि यूजुअली देखा गया है, साधारणतः लगभग 80 से 90% केसों में ये पहले से कुछ न कुछ संकेत जो जरूर मिलते हैं, मगर ज़्यादातर हम लोग उस संकेत को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ आइडिया जरूर रहता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी, बट हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देने की वजह से हम उसको चेकअप भी नहीं कराते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है जो भी हो जाएगा, कम उम्र में हैं तो कैसे ऐसा कैसे हो पाएगा। बट सोचिए कि ये जो हम लोग जितना आज देख पा रहे हैं, ये किस वजह से देख पा रहे हैं? व्हाट्सएप या जो हमारे पास मीडिया है उसकी वजह से। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी ऐसी कंडीशन थी। चूँकि हमारे जो डाइट्स है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा मात्रा एक होता है, चूँकि हमारे जो बॉडी का डिज़ाइन है
हमारे बॉडी का डिज़ाइन मतलब हमारी इंटेस्टाइन या स्टमक और ये सब चीज़, ये डिज़ाइन एक मिक्स वेज के लिए बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि अगर देखें, कंपैरिजन करें एक एनिमल, गाय भैंस या किसी जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं, इसकी जो स्टमक होती है या इनके जो स्टमक होते हैं, वो एक डिज़ाइन ऐसा किया गया जहाँ पर एसिड की सिक्रेशन नहीं होती या नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ घास या वेजिटेरियल खाना खाया जाता है। बट हमारे जो इंटेस्टाइन है जो स्टमक होता है, उसकी डिज़ाइन नॉनवेज और वेज दोनों के लिए बनाया गया। जैसे कि डॉग्स के, कुत्ते के जैसे बनाया जाता है, उसी प्रकार शेर के जो डिज़ाइन होती है वो सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए होता है, मगर उसको वेज का कोई सिस्टम नहीं होता है। मगर कुत्ते के अंदर दोनों चीज़ होती है, एक वेजिटेरियन का भी सिस्टम होता है और नॉनवेज का भी सिस्टम होता है। उसी प्रकार से हमारे जो शरीर का जो इंटेस्टाइन का खाने का सिस्टम होता है वो वेज और नॉनवेज दोनों के लिए बनाया गया है। तो हमारे जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया वो वेज और नॉनवेज मतलब प्रोटीन और फैट का मिक्स रूप हमें खाना चाहिए। तो ये ज़्यादातर हमारी जो डाइट होती है, डाइट का पैटर्न जो हमारे सामाजिक रूप में और धार्मिक रूप में मान्यता के अनुसार उसको बदलते रहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए कभी कभी उचित नहीं हो पाती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास ये चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली आपको सावधान रखना चाहिए। आपका बॉडी किस प्रकार का है, क्या वो बॉडी, आपकी जो शरीर है वो शरीर थुलथला है या ज़्यादा फैट की मात्रा ज़्यादा है। हमारी बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा होने के मतलब क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में जगह नहीं बची है फैट को इकट्ठा करने के लिए। अगर मान लीजिए आपने 4 किलो की जगह 8 किलो खाना खा लिया है, तो बॉडी क्या करेगा? कहीं ना कहीं इकट्ठा करेगा। आपके घर में बहुत सारे पैसे आएंगे तो क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं डालेंगे। उसी प्रकार से हमारी शरीर भी देखता है कि अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए वो फैट के रूप में चेंज कर देता है, और ये कारण आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो कुल मिला के लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शकों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, दीपाली। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से उनका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया है तो उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और अगर वो डाइट करते हैं तो फिर उनका बीपी का प्रॉब्लम भी हो जाता है और शुगर लेवल बेसिकली बहुत कम हो जाता है। तो डाइट कैसे लेना है, वजन पर भी कंट्रोल रहे और सांस लेने में ऐसी कोई तकलीफ ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए आप। क्या उनको डायबिटीज है? क्या डायबिटीज नहीं है? मुझे लगता है कि शायद उनको डायबिटीज़ के लिए चेकअप करना चाहिए और साथ में HbA1c करना चाहिए। नहीं कि सिर्फ हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि खाली पेट एक सिंपल टेस्ट करके सोच लेते हैं कि नॉर्मल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। उसके साथ में उनको सीरम इंसुलिन की भी टेस्ट करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि उनके बॉडी में, शरीर में इंसुलिन लेवल क्या है। एक बार इंसुलिन लेवल हो जाए और साथ में फास्टिंग शुगर हो जाए और साथ में HbA1c, ये तीनों चीज़ देखेंगे तो शायद हमें उनका सॉल्यूशन मिलेगा। और उनकी जो बॉडी में, जो शरीर में पुट ऑन हो रहा है, जो फैट का पुट ऑन होने का मतलब होता है कि वो जितने भी खाना खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और उस कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादातर मात्रा जो फैट की, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा होता है। ज़्यादातर लोगों की ये अवधारणा या फिर मिसकंसेप्शन ये है कि तेल की चीज़ें खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में तेल फैट ज़्यादा इकट्ठा होगा। ऐसा नहीं है। जो लोग कभी तेल नहीं खाते हैं उनके शरीर में उतना ही चर्बी आ जाता है अगर वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिमिट्स के लिया तो आपकी बॉडी में उसका यूज़ हो जाता है। अगर आपने अनलिमिटेड लिया तो वो जितना यूज़ करना उतना यूज़ करेगा, बाकी अपने स्टोर कर देगा फैट के रूप में। तो आपने उनको खाने में कंट्रोल करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है और प्रोटीन और ऑयल या फैट को ज़्यादा करना है। तो उनकी पुट ऑन भी नहीं होगा और साथ में सांस फूलने की जो तकलीफ वो कम हो जाएगी। और अपने जो फैमिली डॉक्टर उनसे जरूर मिले और साथ में इंसुलिन लेवल और HbA1c जरूर करें। तो दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। एक और कॉलर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब से सीधा। मेरा सवाल ये है कि मेरी एज 30 साल है, 30 साल का हूँ मैं, और जिम जाने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या मुझे प्रिकॉशनरी टेस्ट कराना चाहिए हेल्थ का कोई, ताकि कोई दिक्कत ना हो जिम करते वक्त? नॉर्मली आजकल तो पैटर्न बन गया है कि कोई भी आदमी जिम करने जाता है तो उसे पहले चेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं सडनली हमें पता नहीं चल पाता है। तो एक बेसिकली अगर आप मोटे हैं, सीधी अगर आपसे मैं डायरेक्टली कहूँ, अगर आपकी बॉडी की हाइट और आपका सीधा गूगल में जाना है और उसमें जाकर BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट देखेंगे, हाइट एंड वेट सेंटीमीटर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक BMI आ जाएगी। अगर आपकी BMI अगर 30 के ऊपर है डेफिनेटली आपको चेकअप करना चाहिए। अगर वो 25 के नीचे है तो आपको कुछ चेकअप करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली आप खुद ही टेस्ट कर सकते हो उसको। जैसे कि अगर आप लगातार 3 से 4 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो ये माना जाता है आपकी साधारण कंडीशन में आपकी हार्ट की स्टेटस ठीक मानी जाएगी।
तो ये एक टेस्टिंग का तरीका होता है। फिर भी इसमें एक आध 0.1% का कभी कभी फॉल्ट होने का चांसेस भी रहते हैं कि कई लोग 5 किलोमीटर दौड़ भी लेते हैं फिर भी उनको अटैक आ सकता है, बट ये चांसेस ऑलमोस्ट 0.1% के 2% के आसपास होता है। तो मुझे लगता है अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है और अगर 3 से 4 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं तो फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं आपके। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप पूरी तरह से 100% श्योर होना चाहते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो वीरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशरफ। अशरफ, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सीधा सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं जैसे कोई भी चिकन मटन ये खा लेता हूँ या फिर कुछ ज्यादा टेंशन ले लेता हूँ तो मेरा जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा वेट भी जो है वो अपने आप बढ़ रहा है। बीपी मुझे पहले से है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे देखा था, ईसीजी वगैरह की थी तो सब ठीक था। एक जेवलॉन्ग 8 नाम से उन्होंने टैबलेट दी थी, लेकिन अभी बीच में फिर से बीपी बढ़ गया था तो उन्होंने 25 कोई टैबलेट है वो उन्होंने दी है फिर मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने मुझे जो बताया कि आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ज़्यादातर हम लोग ये मान के चलते हैं, एक साधारण कंसेप्ट यही है कि जो नॉनवेज खाना उचित नहीं होता है। ज़्यादातर लोग कंसेप्ट हैं, चूँकि ये कंसेप्ट हर आदमी अपने अपने तरीके से डेवलप करता है। कुछ रिसर्च के आता है, कुछ बिना रिसर्च के आता है, धार्मिक रूप से आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा हमारे शरीर का जो डिज़ाइन है उसमें दोनों चीज़ मिक्स करके रखा गया है। उस चीज़ को रेशो अगर अच्छा रहेगा तो वो रेशो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है आपको नॉनवेज खाने में परहेज नहीं करना चाहिए, बट साथ में जो कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है वो रेशो इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंटेज आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कितना परसेंट आप प्रोटीन लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपके शरीर में वो फैट इकट्ठा होगा या खत्म हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए नॉनवेज खाया, साथ में बहुत सारे राइस भी ली और रोटी भी ली, तो आपको ये जो नॉनवेज है या चिकन या मटन रहेगा ये नुकसान करेगा। मगर यही चीज़ अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को बंद कर दिया या जीरो, आपने मान लीजिए कि जितना आप नॉनवेज खाते उतना ही खा रहे हैं और साथ में चावल या रोटी कुछ नहीं लिया, तो वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। तो डिपेंड करता है कि आप खाना किस प्रकार से खाते हैं। हमारे पास एक बड़ा कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सर सबसे अच्छा डाइट क्या है। तो सबसे अच्छा डाइट हम लोग मान के चलते हैं कि सबसे अच्छा रास्ता या सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सभी इंसान के लिए अलग अलग होता है, उसे कस्टमाइज करना चाहिए। ऑन एन एवरेज कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज लगभग 40-50% रखें, प्रोटीन 30 से 40%, 30% के आसपास रखें और 20% फैट रखें। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। ज़्यादातर यंग लोगों में जो लोग एक्टिव कम हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा या कोई यंग लड़का जो काफ़ी अच्छा एक्टिव है, सुबह को 8-10 किलोमीटर चलता है, उसको कोई भी डाइट दे सकते हैं। अगर कोई आदमी जिसकी जो 8 से 10 घंटे बैठे रहना है तो उनको मैं कोशिश करूँगा कार्बोहाइड्रेट एकदम ना दूँ। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सिर्फ 20% रहेगा और ज़्यादातर प्रोटीन रहेगी या फैट रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग लोगों के हिसाब से और आपको उस हिसाब से डाइट लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, समय की बाध्यता है, जल्दी जल्दी से जो मेरे पास इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सर, कई बार ये देखा गया है कि लोग अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी को बाल की समस्या है तो वो रेशेदार सब्जियां खाने लगता है, किसी को स्किन की समस्या है तो जिस फ्रूट में ज़्यादा पानी होता है वो लेने लगता है। लेकिन जो मैंगो मैन होता है उसके लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा कुछ उपाय नहीं होते हैं, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होते। एक मैंगो मैन अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है या फिर क्या अपनी दिनचर्या में एड ऑन कर सकता है? इसके लिए मैं बेसिक बहुत ही साधारण सी बातें बताऊंगा जिसे लगभग सबको समझना चाहिए कि जो साधारण व्यक्ति होता है या जो हम लोग एनिमल है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम भी एक प्रकार के जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, ये कोशिका जैसे कि शेर का हो या कुत्ते का हो या बिल्ली का हो, किसी का भी कोशिका लगभग एक जैसे ही होता है। उनको कभी कोई चेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है जानवरों को, और उनके स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है और वो लगभग अपने लाइफ का 90% उम्र जी के जाते हैं। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे पर प्रॉब्लम होती है, हम लोग हमारी जो नॉर्मल नेचुरल लाइफ उसको हटा देते हैं। इस कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और हमें उस प्रकार से जीना चाहिए जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति या साधारण एक एनिमल जीता है, या जिसको हम बोलेंगे अगर कहने में उचित नहीं लग रहा है, बट खाना के लिए हमारे पास क्या होता है, चलो यार नाश्ता कर लेते, नाश्ते के बाद फिर खाना भी खा लिया, फिर चाय भी पी लिया, तो कॉफ़ी भी खा लिया, कुछ दोस्त अगर पार्टी भी कर ली। तो ये जो चीज़ होती है हमारे लाइफ का पार्ट नहीं था पहले। तो हमें इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हमारे नेचुरल लाइफ में हम क्या क्या चीज़ खाते हैं। अगर हम ये करेंगे लाइफ के अंदर और किस प्रकार से हमारे बॉडी की एक्टिविटी फिजिकल और मेंटल, ये दो चीज़ अगर अपन अच्छे से कंट्रोल करें तो मुझे लगता है सब तरह की बीमारी से दूर रह सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जो सबसे फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो
आज के स्वराज सेहत में फिलहाल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ अगले सेगमेंट में फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।